अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो जो आपको कहा ना कि चेंजेस इन इक्विटी होमवर्क करके आइएगा, ओपनिंग बैलेंसेस भी वर्कआउट करिएगा, वरना आपको एक देसी तरीका ये बताया था कि अगर बैलेंस शीट सवाल में रिक्वायर्ड थी तो बैलेंस शीट की वर्किंग तो कर ही चुके हैं, उनके बैलेंसेस को क्लोजिंग में लिखना और ऊपर चल के ओपनिंग बैलेंसिंग निकाल लेना, लेकिन ये एग्जाम में कर लेना। अभी ओपनिंग आपने करने हैं तो इसके होमवर्क चेंजेस इन इक्विटी ओपनिंग बाकायदा वर्किंग करके फिर करना है। जून 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें जी। जून 19, मैंने जून 19 कहा था। जून 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 1 पढ़ लें, लेक्चर पॉज करके पढ़ लें, फिर लेक्चर लगाएं तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूंगा। लाइन लिखा था मैंने 19। पढ़ लें, जल्दी रुक जाता हूं। एस क्या है और डबल एस सी एल। पेरेंट की ओएल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है? है 5400। सीएल में डायरेक्ट यहां लिख दूं 1220। अपडेट करें, ढूंढे जरा जल्दी से, कहां से करें अपडेट? ढूंढे हैं कहीं, कर सकते हैं? अच्छा, एक बात तो मैंने अंडरस्टूड ही ले ली, मैंने तो पूछा ही नहीं। डबल एस है सही इस सवाल में?
इसलिए क्योंकि अभी कर रहे हैं सवाल, क्यों है डबल एस? इंडिविजुअली ना पेरेंट और ना ही एस, 50% से ज्यादा नहीं है, लेकिन जब दोनों के मिलाते हैं तो एक का 35 है और एक का 24 है, तो ये 59 बन जाते हैं। तो इसलिए हां ये डबल एस है। जरूरी नहीं है कि एस का या पी का, बल्कि पी का होता तो वो तो डायरेक्टली एस होती। जरूरी नहीं है कि एस का 50% से ज्यादा हो डबल एस में। अगर पी और एस के दोनों मिला के 50 से ऊपर हैं तो वो है डबल एस। तो इसलिए ये डबल एस का सवाल है। कैसे? दिया वाला कि कितने कितने शेड में ये निकाल दिया होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्विजिशन डेट कौन सी होगी? पी ने एस को कब खरीदा था? डबल एस की बात कर रहा हूं, डबल एस। डबल एस के लिए एक्विजिशन डेट क्या होगी? जब पी ने एस को खरीदा था या जब एस ने डबल एस को खरीदा था? जब एस ने डबल एस को खरीदा था, क्योंकि पी ने खरीदा था 1 जनवरी 15 को, लेकिन एस ने डबल एस को खरीदा है 1 जनवरी 18 को। तो ये जो लिखा है ना पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि 1 जनवरी 18 को ओएल ने 24% ऑफ सीएल खरीदे एट फेयर वैल्यू, तो उस दिन की फेयर वैल्यू पे खरीदे। यहां से हमें पता चल जाएगा कि उस दिन की फेयर वैल्यू थी कितनी। एस की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही है 912, ये इसने उस वक्त की फेयर वैल्यू पे खरीदे हुए। अगर ये 24% है तो बीएल के पास कितने थे? 35% ना। तो अगर 912 24 है तो 35 कितना होगा? सीएल के लिए 912 35 24 35। आप चाहे ऐसे कर लें यूनिटरी मेथड, चाहे आप ऐसे कर लें कि एस ने डबल एस के कितने शेयर्स खरीदे, तो वहां से पर शेयर निकालें, फिर देखें पी ने डबल एस के कितने शेयर्स खरीदे, उनको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर यूनिटरी मेथड से कर लें कि अगर ये 24 है तो 35 कितना होगा? कितना? 133। और मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा, जगह कम होती है, समझाना होता है, वरना आप सवाल करते हुए सारा सवाल फैला लेंगे। तो ये जो गेन आएगा, कितना गेन आएगा? पेरेंट की बुक्स में कितनी आ रही है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? 1220। तो ये 110 रुपए का पेरेंट की रिटेन अर्निंग में गेन आ जाएगा। अभी मैं कर दूंगा बोर्ड पे, लेकिन साथ साथ सारी वर्किंग खोल के चला करें। तो इसको हम अपडेट करेंगे, साथ ही रिटेन अर्निंग में गेन भी लिख देंगे। चलें लिखता हूं रिटेन अर्निंग में। इनडायरेक्ट पे आते हैं। एस ने डबल एस में इन्वेस्टमेंट की है 912, लेकिन हम 912 नहीं लिखेंगे, हम उसका 75% लिखेंगे। एस की डबल एस में इन्वेस्टमेंट पे वो परसेंटेज जो पी की एस में है, 684। और एनसीआई फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट पे है, तो फिर उसको बाद में लिखते हैं। एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स, पहले आसान काम करते हैं। पहले डबल एस की बताइएगा फिगर्स। डबल एस का कैपिटल कितना? 1200। प्रीमियम है 1100। अदर रिजर्व्स कोई नहीं है। रिटेन अर्निंग्स किस दिन वाली लिखेंगे? 1 जनवरी 18 वाली। तो 1 जनवरी 18 पे कितनी थी?
1200। डबल एस की कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डबल एस की नहीं है। एस की है इसलिए मैं लाइन लिख देता हूं, इसकी नहीं है। इसका डब्बा टोटल 30। अच्छा, अब इस 3500 में एनसीआई की कौन सी परसेंटेज लगाऊं? इफेक्टिव वाली निकालें, वर्किंग 1.1 करें। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह रहा हूं, इफेक्टिव एनसीआई परसेंटेज निकालें, इफेक्टिव होल्डिंग निकालें, फिर 100 में से उसको माइनस करें तो वो इफेक्टिव एनसीआई आ जाएगी। फोर्टी सेवन। 35 डायरेक्ट है और 24 का 75, ये बन गया 53। तो हमारी है 53, तो बाकी एनसीआई की होगी 47। 1645। तो गुडविल आ गई। वन 159। एस का कैपिटल 5000। एस का प्रीमियम, एस की रिटेन अर्निंग्स नहीं पता, नहीं बताई हुई। 1 जनवरी 15 पे इसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी ये नहीं बताई, लेकिन एंड रिजल्ट बता दिया। तो जो बता दिया वो लिख लेते हैं, 450। अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बताइए। बिल्डिंग पे है कितनी? 300। तो आपको इस डब्बे का टोटल भी नहीं पता, रिटेन अर्निंग भी नहीं पता, और जब टोटल नहीं पता तो एनसीआई भी नहीं पता। 2 मिनट का काम है, अगर क्लिक कर गया तो निकालें, खाली जगह पुर करें। एनसीआई, रिटेन अर्निंग और इस डब्बे का टोटल ढूंढें। ठीक है, जबरदस्त। क्या है ये 66? डब्बे का टोटल। बाकी भी जल्दी से कर लेनी तो मैं बताता हूं।
100 नेगेटिव। जी बिल्कुल नेगेटिव में, बिल्कुल सही है। अब देखें, ये एक इक्वेशन है ना, दिस प्लस माइनस समथिंग इज इक्वल टू दिस, ये एक इक्वेशन है। इसमें चलो डब्बे को हम छोड़ दें, डब्बे का टोटल को देख लेते हैं। ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो दो मिसिंग फिगर हैं, लेकिन ये पता है कि ये इसका 25% है, तो आप इसको x रख लें, ये 0.25x है। ये डब्बे का टोटल x है और ये NCI 0.25x है, तो दिस प्लस 0.25x माइनस x इज इक्वल टू 450। तो यहां से x निकल आएगा 6600। या अगर और भी कोई तरीका लगाया है तो 5400 माइनस 0.25x नहीं प्लस माइनस x इज इक्वल टू 450। तो यहां से x आ जाएगा 6600, ये आ गया 66 और वो बन गया 66 का 25%, कितना 1650। और इस डब्बे की बैलेंसिंग फिगर 700 नेगेटिव। अच्छा, जब भी आप कुछ बैलेंसिंग करके निकाला करें ना, तो उसमें प्लस माइनस की गलती अमूमन हो जाती है, तो आप उसको क्रॉस चेक सीधा चल के कर लिया करें। यानी आप चेक कर लें कि दिस प्लस दिस माइनस 700 प्लस 300 6600 बनता है कि नहीं बनता। आप ये चेक कर लें कि दिस प्लस दिस माइनस 6600 450 बनता है कि नहीं बनता। तो जब भी कोई मिसिंग फिगर निकाला करें, उसको सीधा चल के क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें। ये हो गई गुडविल की वर्किंग। जी आगे क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस, वर्किंग टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, बीएल और ओएल, क्योंकि सीएल का तो है ही नहीं। कितना है सरप्लस बीएल का? 50 और इसका 1200 और प्री तो कोई था नहीं, या था? प्री तो नहीं था, प्री तो वाकई नहीं था, लेकिन एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि पहले ओएल नहीं करता था, लेकिन एक्विजिशन के बाद ओएल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। ये लिखी हुई है बात पॉइंट नंबर 2 के अंदर। इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन ओएल एडॉप्टेड रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर ऑल आइटम्स। तो इसने फिर यकीनन इस बिल्डिंग को भी किया होगा ना रिवैल्यू,
ये जो 300 की हमने यहां फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखी है, ये एस की एक बिल्डिंग है। तो अगर एस ने इसको इमीडिएटली आफ्टर रिवैल्यूएशन मॉडल कर लिया तो उसने उसको रिवैल्यू नहीं कर लिया होगा फेयर वैल्यू पे, तो इसने एक्विजिशन के बाद रिवैल्यू किया, और ये एक्विजिशन के बाद ही आने वाला सारा का सारा 1200 है। लेकिन क्या ये सारा पोस्ट एक्विजिशन? दोबारा सुने, हमने इस 300 को गुडविल की वर्किंग में कंसिडर कर लिया। चले एक और तरीके से बताता हूं, हम लोग जब रिटेन अर्निंग की वर्किंग कर रहे होते हैं या इवन के अदर रिजर्व्स की कर रहे होते हैं, तो प्री एक्विजिशन को गुडविल की वर्किंग में ले चुके होते हैं ना, तो उन पे परसेंटेज लगा के पेरेंट के अदर रिजर्व में रिटेन अर्निंग में फिर ऐड कर रहे होते हैं। देखें, अगर ये रिटेन अर्निंग की वर्किंग होती, बल्कि अगर क्या, ये ले कर ही लेता हूं, बीएल, ओएल और सीएल। क्या है रिटेन अर्निंग जो सवाल में दी हुई है? 2000 प्री -700, तो वो माइनस माइनस प्लस होगा 1200। लॉसेस थे ना, तो वो लेस होके तो वो प्लस हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 1200 है, ये वाला 1200, इसको यहां कर लिया ना कंसिडर। सीएल की रिटेन अर्निंग जो एक्विजिशन डेट पे थी, हम उसको यहां पर कंसिडर कर चुके। अब इसको फिर से पेरेंट की रिटेन अर्निंग में ऐड कर दें 70-30 जितना भी लगा के, नहीं वो तो डबल काउंट हो जाएगा। जब ये चीजें गुडविल निकालते हुए इस्तेमाल हो रही होती हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के साथ नॉक ऑफ हो रही होती हैं। इन्वेस्टमेंट और ये चीजें नॉक ऑफ हो रही होती हैं तो नेट गुडविल बैलेंस शीट में एसेट आता है। तो हमने एक्विजिशन डेट की चीजें जब गुडविल की कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर ली, ये रिटेन अर्निंग 1200 कर ली इस्तेमाल, इसको फिर से पेरेंट के साथ कंसोलिडेट करके रिटेन अर्निंग में दिखाएं? नहीं ना, तभी यहां से माइनस कर रहे होते हैं। ये प्री एक्विजिशन तभी माइनस कर रहे होते हैं कि इसका नेट आंसर जो पोस्ट निकले वो पेरेंट में ऐड करना है। अब इसमें प्री और पोस्ट का वर्ड हटा लेता हूं, मैं ये कह लेता हूं कि रिटेन अर्निंग्स में से जो गुडविल की वर्किंग में इस्तेमाल कर लिया वो निकाल दें, बाकी रिटेन अर्निंग में ऐड करें। ये बात समझ आई? तो इस 1200 में से क्या ये 300 नहीं है? ये वही बिल्डिंग है जिसकी एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, और एस ने फौरन इमीडिएटली इसको रीवैल्यू कर दिया। तो एस ने पहले अब तक रीवैल्यू किया हुआ था, जब अब रीवैल्यू किया तो उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट कर लिया ना। तो इस 1200 में 300 ये भी तो आ रहा होगा, तो इस 1200 में 300 शामिल है, तो शामिल रहने दें, माइनस कर लें। तो इसको प्री कहना है, प्री कह दें, या वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो कह दें। यहां से माइनस कर देंगे 300। प्री एक्विजिशन ही है। उसको उस एंगल से भी देख सकते हैं। मैंने ये भी बात बताई थी कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर बाद में एस ने उसको काउंट फॉर कर लिया तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये वो रिवर्स कर दिया। जी, रिटेन अर्निंग्स में और क्या क्या है? सरप्लस तो बस क्लोज हो गया, ये आ गया 900, और इस 900 का यहां पर कितने परसेंट? 675। जी, रिटेन अर्निंग्स में और क्या क्या है? गुडविल की वर्किंग से देखें, शायद मिल जाए कुछ। ये जो अपडेट किया है, किधर गया ये?
110। ये जो इसको 12-20 से 13-30 बनाया है, ये उसकी इनकम में आएगा। वन 10। और यहां से कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की ऑप्शन, ये एक जज्बाती आंसर है, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कर लिया है अकाउंट फॉर, उसने रिवैल्यूएशन अडॉप्ट कर लिया है, तो जो भी डेप्रिशिएट करना होगा वो उसने कर लिया होगा, तो इसलिए इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं करनी। और कोई यूआरपी वगैरह 0.1 0.2 3 4 5 एक कॉलम मिस हो गया ना, पीएल। खैर ये अलग से भी ले सकते थे। ये पीएल क्या है? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, तो अगर आप यहां कॉलम बनाना चाहें ठीक है बना लें, एडजस्टमेंट तो कोई नहीं है इसमें, नहीं तो यहां पर हमने ऐड तो कर ही लेना है। तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो बेशक ना बनाए कॉलम, मेरे पास तो जगह ही जगह है। तो अगर जगह नहीं, आपके पास जगह नहीं है, ना बनाए कॉलम। यहां पर जब मैं ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर लिखूंगा तो ब्रैकेट में कर दूंगा, जगह है तो बना ले, बना लिया। चले सवाल तरतीब से चला ही रहा हूं, तो 0.1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 हो गया, 5। चले अब तरतीब से चल ही रहे हैं तो 5 करते हैं पहले। ये भी बड़ा मजे का पॉइंट है। पीएल की, चूंकि ये पीएल इसने खुद सेटअप किया है, तो प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग नहीं, खुद ही से सेटअप किया है। आज कितनी है इसकी रिटेन अर्निंग ढूंढे, ये भी क्लिक कर गया तो 2 मिनट का काम है, करें शाबाश। 0.4 में ही सारी कहानी लिखी है, और कुछ बैलेंस शीट से ढूंढ के भी पता चलेगी। पूछा मैंने ये है कि पीएल की ईयर एंड की रिटेन अर्निंग्स कितनी है, क्योंकि उसका हिस्सा लेना है ना हमने यहां पर, तो ईयर एंड की पीएल की रिटेन अर्निंग ढूंढें। 0.4 में छुपी हुई है कहीं, और बैलेंस शीट की भी मदद ले सकते हैं आप, है मजे का पॉइंट।
हैं जी, 380 जबरदस्त, सही है। सोल्यूशन देगा है? हाँ जी, कितना? 380। चले नहीं निकला तो देख लें। वर्किंग 3.1। चाहे इसको बैलेंस शीट की शक्ल में कर लें, चाहे वैसे देख लें। पीएल के एसेट्स कितने हैं ईयर एंड पे? पीएल के 800 प्लस 400 कितने? अच्छा, लाइबिलिटीज कितनी है? 220। क्या आया? ये जो 980 है ये नेट एसेट्स आ गए, यानी इक्विटी। रिटेन अर्निंग्स नहीं, इक्विटी। इक्विटी में अगर बाकी कुछ नहीं बताया तो कैपिटल होगा और रिटेन अर्निंग्स होंगी। कैपिटल माइनस कर देते हैं। अच्छा, कैपिटल कितना माइनस करें? दोनों भाइयों ने मिलके चूंकि ये सेटअप किया था तो कैपिटल में ही पैसा लगाया होगा, और जो बीएल है इसके पास कितना हिस्सा है? तो इसने वो 60% हिस्से के नाम पे कितना पैसा लगाया था? 360। तो अगर ये 360 60% था तो टोटल कैपिटल कितना था? इसका मतलब है कि इसकी ईयर एंड पे रिटेन अर्निंग्स 380 है। हाँ जी, 380 ओके। चले 0.4 डन। 0.5 में, अच्छा 0.5 था ये। 0.6 यूआरपी। यूआरपी किसने सेल किया है? कौन सेलर है? बीएल। और किसको बेचा है इसने? जेवी को बेचा है ना, जॉइंट वेंचर को। तो हम फिर पूरा यूआरपी नहीं लेते, उसका शेयर लेते हैं। पूरा यूआरपी कितना? पूरा यूआरपी है 50। कॉस्ट है या सेल वैल्यू है? टोटल सेल्स। हाँ जी, ये सेल वैल्यू है कि कॉस्ट है? बायर की बात हो रही है ना, तो बायर को तो सेल वैल्यू ही पड़ी कॉस्ट। तो ये सेल वैल्यू है, यानी इसमें प्रॉफिट शामिल है, और प्रॉफिट है कॉस्ट प्लस 25%, यानी 25% मार्कअप है। तो यूआरपी का शेयर माइनस करना है। यार ये जगह चाहिए मुझे, ये अगर नोट करना है तो ये 380। पचास 25 बाय 125 पूरा प्रॉफिट आ गया। बची हुई चीजें कितनी हैं? या ये बची हुई चीजें ही हैं? ये बची हुई हैं, और इसका 60%। क्योंकि जेवी है तो हमने पूरा यूआरपी नहीं, उसका हिस्सा लेना है। कितना? 6, और यहीं से लेस।
स्टॉक में से लेस कि इन्वेस्टमेंट में से लेस? चूंकि पीएल बायर है तो स्टॉक तो उसका है नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट में से लेस। तो बैलेंस शीट की जब इन्वेस्टमेंट की वर्किंग करेंगे तो वहां से लेस हो जाएगा। पॉइंट हो गया 6 भी। पॉइंट 7, अगर आपको ये याद है कैलकुलेशन तो ठीक है, नहीं तो मैंने रिवाइज तो करवाना ही है ये है? तो मैं आपको इसका एंड आंसर बता देता हूं सिर्फ, बाकी जब आप लीजेस रिवाइज करेंगे तो ये हो जाएगा रिवाइज। बिल्कुल भी नहीं याद, टाइम ज्यादा हो गया ना इसलिए अब तो बिल्कुल भूल गया होगा। अच्छा, हो क्या रहा है ट्रांजेक्शन समझ लें। ओएल ने यानी बीएल ने ओएल को एक एसेट दिया है लीज पे, और वो भी ऑपरेटिंग लीज पे। ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज, इतना याद है। ये ऑपरेटिंग लीज पे एसेट दिया हुआ है, लिखा नहीं है लेकिन आप वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं। वैल्यू से अंदाजा लग जाएगा, इसकी लाइफ से कंपैरिजन से अंदाजा लग जाएगा। कितने साल की लीज है? 3 years. और वैसे इसकी 10 साल लाइफ बाकी थी, तो यहां से भी आइडिया होता है। लेकिन जो ज्यादा आइडिया होता है वो होता है जब आप इस 400 मिलियन की पीवी निकालेंगे तो वो बनती है 994 मिलियन, तकरीबन 995 मिलियन बनती है। जबकि वैसे ये एसेट कितनी वर्थ का था? 3500, तो बुक वैल्यू थी इसकी। तो इसलिए ये फाइनेंस लीज नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीज है। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर ये फाइनेंस लीज होती है क्या मशीन, तो बीएल ये मशीन अपनी बुक से निकाल चुका होता। अगर ये फाइनेंस लीज होती तो बीएल की बुक से ये मशीन निकल चुकी होती, और ओएल ने तो उसको राइट ऑफ यूज एसेट बनाया ही है। लेकिन और उस सूरत में क्या होता, फिर एसेट की खैर होती, लेकिन एक का लीज रिसीवेबल आ रहा होता और एक का लीज पेबल आ रहा होता। वो इंटर कंपनी बैलेंस होता, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ है, चूंकि ऑपरेटिंग लीज है तो बीएल की बुक्स में इक्विपमेंट मौजूद है या उसने निकाल दिया? इक्विपमेंट मौजूद है। और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रुप का वो पहले भी एसेट था, अब भी बुक्स में मौजूद है। तो फालतू क्या हुआ? सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, दोबारा सुने, बीएल ने ये एसेट इक्विपमेंट जो उसकी बुक्स में मौजूद था, मौजूद है, वो उसने लीज पे दिया है ओएल को। और चूंकि ऑपरेटिंग लीज पे दिया है तो ये बीएल की बुक्स में कायम है, डेप्रिशिएट वगैरह सब हो रहा है। और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट उतनी वैल्यू पे मौजूद है जितने के हिसाब से ग्रुप का एसेट है। फालतू ये हुआ कि ओएल ने, पता नहीं नाम मिक्स नहीं कर गया मैं, ओएल ने इस लीज के अगेंस्ट राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट किया, लीज लायबिलिटी क्रेडिट की। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करके ये लीजेस मैंने रिवाइज करानी है आपको। रिवाइज क्या, पूरी तरह पढ़ाना है, क्योंकि जितना आपने कैप्स में पढ़ा होगा उससे ज्यादा है यहां, क्योंकि वहां पर रीमेजरमेंट वो चेंजेस नहीं होती, यहां है। तो लीजेस मैंने पूरा पढ़ाना है। तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब हुआ क्या कि ग्रुप की बैलेंस शीट में दो एसेट्स क्रिएट हो गए। कैसे? जो इक्विपमेंट बुक्स में है वो तो है ही है, राइट ऑफ यूज भी खड़ा हो गया साथ। तो इस राइट ऑफ यूज फालतू को निकाल देते हैं, और जब इस फालतू को निकालना है तो फिर लीज लायबिलिटी को भी निकालेंगे। यानी हम लेसी की बुक से इस लीज ट्रांजेक्शन को खत्म कर देते हैं। चूंकि वो बुक्स ग्रुप में मौजूद है एसेट, तो हम जो लीज की ट्रांजेक्शन है इसको रिवर्स कर देते हैं। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन लीजेस में जाके रिवाइज होगी। जी, फाइनेंस लीज में भी होता है? देखें, लेसी के लिए ऑपरेटिंग फाइनेंस कुछ नहीं होती, लेसी के लिए लीज होती है। तो लेसी ने राइट ऑफ यूज एसेट बनाना ही बनाना है, चाहे लेसर के लिए वो फाइनेंस लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, चूंकि ऑपरेटिंग लीज है तो लेसर ने भी इक्विपमेंट बुक्स में रखा हुआ है और लेसी ने भी रख लिया, और जब हम ग्रुप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो डबल काउंट हो रहा होगा। तो हम लीज को रिवर्स कर देते हैं। तो आपको मैं लीज की एंड फिगर्स बता देता हूं बस, क्योंकि आप जब लीजेस रिवाइज करेंगे, वैसे इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा मैं,
आप लोगों तक तो जब लेक्चर सुन रहे हैं तो शेयर हो ही चुका हुआ है, आप लोगों को भी मैं अपलोड जब करूंगा तो मिल जाएगा। तो उसमें लीजेस की वर्किंग मैंने की हुई है पूरी, लेकिन जब वो लीजेस रिवाइज कराऊंगा तो समझ आएगी। तो अभी इस वजह से भी कि आप काम चोरी कर रहे हैं और इस वजह से भी कि आपको भूली हुई है, इसलिए मैं वो वर्किंग अभी समझा नहीं रहा, वो लीजेस पढ़ा के याद आ जाएगी। सिर्फ फिगर्स बता देता हूं। राइट ऑफ यूज की जो फिगर हमने रिवर्स करनी है वो बनती है 663.16, और जो लीज लायबिलिटी की फिगर हमने रिवर्स करनी है वो बनती है 694.21। इनमें फर्क क्यों है? रीजन है, ये डेप्रिशिएट हो रहा होता है स्ट्रेट लाइन पे और इसके ऊपर वो इंटरेस्ट लग रहा होता है, जिस तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सीखा था ना अमोर्टाइज कॉस्ट, उस तरह से इसकी अकाउंटिंग हो रही होती है। जिस तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें इंटरेस्ट लगता है एक्सपेंस और कैश फ्लो लेस होता है, तो वैसे ही इसके साथ सलूक हो रहा होता है, इसलिए दोनों की फिगर्स में फर्क है। जब इसको खत्म करना है तो एसेट्स में से ये निकाल देंगे, लायबिलिटीज में से ये निकाल देंगे, तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी क्योंकि फिगर्स फर्क हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस गया तो पीएनएल में ही हुआ है ना। इन दोनों में फर्क क्यों है? राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता है तो एस ने उसको डेप्रिशिएट किया होगा, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है तो वो भी इसने एक्सपेंस बनाया होगा। तो दोनों में फर्क है तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस की वजह से ही ना। तो एसेट में से इतना खत्म क्रेडिट, लायबिलिटीज में से इतना खत्म डेबिट। क्या फालतू चाहिए? एक क्रेडिट और चाहिए कि डेबिट और चाहिए? एसेट में से इतना निकाल देंगे इतना क्रेडिट, लायबिलिटी में से इतना निकाल देंगे इतना डेबिट। डेबिट ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट और चाहिए ना। और इन दोनों में फर्क है एक्सपेंस की वजह से ही, तो वो जो डिफरेंस है वो एस की रिटेन अर्निंग्स में क्रेडिट चाहिए तो ऐड हो जाएगा। $694.21 माइनस 663.16 ये ग्रुप की तरह से लीज है जी। तो वो जो हम स्ट्रेट लाइन पे रेवेन्यूज का रिकॉर्ड करते हैं ना, उसकी वजह से कुछ भी पास वगैरह करवा जाता है या ऐसे कुछ। अच्छा हाँ, ये जो इनमें डिफरेंस आ रहा है ना, अच्छा देखो, एक का दूसरे से इनकम कमाना मसला नहीं होता, ये हमने यूआरपी में भी सीखा था। तो अगर इसने उससे इनकम कमा लिया तो कोई मसला नहीं है, इसकी वो इनकम में आ रहा होगा ना, कोई मसला नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इसने उससे इनकम क्यों कमाई, अगर ऐसा होता तो फिर तुम गुड्स बेच के प्रॉफिट वो भी रिवर्स किया करते। तो इनकम कमाना मसला नहीं होता, इसलिए उसका कुछ नहीं करना। हमने बस ये दो फिगर्स बैलेंस शीट से हटानी है, और चूंकि इनका इफेक्ट इन एक्सपेंसेस में ही है तो इसलिए रिटेन अर्निंग्स में इसका इफेक्ट लेना है। क्या बना? 30 और बस खत्म, और था ही नहीं इसमें कुछ। हो जाएगा पूरा। ये एनसीआई की वर्किंग रहती है। एनसीआई की वर्किंग में क्या नया करते हैं? एक तो दो कॉलम बनेंगे, दूसरा एस की एनसीआई में से इसका 25% माइनस होगा, 25% माइनस होगा। हो गया सवाल? नहीं तो कर ले, मुझे मसला नहीं है, कर ले, कर देता हूं पूरा। अच्छा हो गया। अच्छा कॉम्प्लेक्स ग्रुप खत्म, लेकिन एक सवाल इसका होमवर्क आपको दे रहा हूं। ये तो हो गया, ये तो आप इसका सोल्यूशन देख लें तो आपको खुशी हो जाएगी, बस खत्म। ये सवाल करा दिया, हो गया ये सारा। एक सवाल इसका होमवर्क दे रहा हूं और वो आसान ही है, उसमें सिर्फ वो एक ही एडजस्टमेंट थी, और वो जो ये IAS 32 पढ़ के आए हैं ना, IAS 32 कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लायबिलिटी कंपोनेंट अलग, इक्विटी कंपोनेंट अलग, वही एक वाहिद एडजस्टमेंट वही थी, और था ही कुछ नहीं उस सवाल में। तो आप लोग करके आएंगे जून 14 का क्वेश्चन नंबर 1। कल फिर मैं स्टेप एक्विजिशन करा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स ग्रुप खत्म,
14 का क्वेश्चन नंबर 1 ये करके आइएगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं कर दूंगा अपलोड, ताकि आप लोग होमवर्क तो कर सके ना। अच्छा, बल्कि एक और बात बताता हूं। मैंने ना एक बयान रिकॉर्ड कराया हुआ है, वो भी आने वाले दिनों में अपलोड कर दूंगा, कि मैं इस तरफ आया क्यों, मतलब ये और दीन की बात करना। वरना आज से कोई 8-10 साल पहले या जवानी के अंदर था शरीफ आदमी, लेकिन जवानी के अंदर वैसी ही जवानी जैसी जवानियां मोस्टली लोगों की होती हैं। तो मैं इस तरफ आया क्यों, इस पे करनी है बात मैंने। अभी सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि जो सीए फाइनल पढ़ाना है ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और ठीक है, इंसान हूं, पैसे की लालच भी है, तब सीए तो पैसे के लिए किया था, तो नो डाउट कि मैं सीए फाइनल को पढ़ा के अर्न कर रहा हूं, कोई शक नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहा हूं। लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा एक्सर्ट करने की एक रीजन ये भी है कि ये जो मेरे सामने अवाम बैठती है ना, अभी तो खैर 8 लोग बैठे हैं सारे, लेकिन चले खुल जाएगा सारा कुछ, तो जो 150-200 लोग बैठे होंगे सामने, ये वो कौम है जिसको बचपन से सिर्फ दिमागों के अंदर पैसा 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 भरा गया है। और इस कौम को बड़े होते हुए ये फिक्र ही नहीं डाली गई, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, दीन है क्या, क्या पैसे कमा के खा पी के मर जाना है या कुछ और भी मकसद है। तो ये जो सीए फाइनल में ना, चूंकि आर्टिकल्स में जाके आप लोग और मटीरियलिस्टिक हो चुके होते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल्स में जाके पैसों में खेल रहे होते हैं, अपने पैसे नहीं होते वो, लेकिन आप पैसों में खेल रहे होते हैं, तो उससे इतना ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाता है दिमाग। क्योंकि आप जब कॉर्पोरेट कल्चर में जाके लोगों को देखते हैं और आप सोचते हैं कि अच्छा ये तो उसके बड़े शशके हैं, ये तो मतलब सीईओ है, तो अंदर ना ख्वाहिशात पैदा होती हैं। ख्वाहिशात तो पहले से होती हैं, लेकिन वो और उभर जाती हैं। तो आर्टिकल्स में चूंकि आप लोग बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो बचपन में ही दीन की बात नहीं की होती, जवानी में तो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। तो इस उम्मीद से, कोशिश से सीए फाइनल के लोगों में भी दीन का काम हो, इसलिए मैं सीए फाइनल में बहुत मेहनत कर रहा हूं। वरना कभी कभी दिल करता है छोड़ूं सीए फाइनल, बस ठीक है कैफ काफी है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। मैं 6 दिन पढ़ा रहा हूं बीएफडी रिपोर्टिंग, तो उसमें एक रीजन ये है। उसी का सिलसिला ये शुरू किया था कि आप लोगों को वो बयान अवेलेबल करता था हूं, क्योंकि मेरा अपना भी मानना है, अगर मैं सीए स्टूडेंट बन के सोचूं, कि आपको नासिर अब्बास एफसीए की दीन की बात ज्यादा उतरेगी दिल में, बजाय इसके कि हजरत मौलाना मुफ्ती डैश डैश डैश। मेरा कोई मुकाम नहीं है इल्म के एतबार से, लेकिन चूंकि मैं उसी फील्ड में उस मुकाम तक पहुंचा हूं जहां तक आप लोग पहुंचना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, और अपने फील्ड के बेस्ट में से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक की फील्ड है, कोई प्रोफेशन के अंदर है, कोई टीचिंग के अंदर है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आप बनना चाहते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप पे जाना चाहता है, तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे, अपने प्रोफेशन में तो टॉप पे हूं। तो मेरी बात आप लोगों पे ज्यादा असर करेगी, बजाय इसके कि अगर यहां पर मौलाना जो भी उलमा बड़े बड़े मशहूर हैं, अगर वो आके आपसे बात करेंगे तो शायद आप उनकी बात इतनी नहीं सुन रहे होंगे। उसकी एक और रीजन ये भी होगी कि मैं कोशिश तो करता हूं कि मेरे कभी मुंह से बातें ना निकलें, लेकिन मेरे साथ कोई लेबल भी नहीं लगा हुआ। मैंने ये नहीं लेबल लगाया कि मैंने जिस मसलक में इल्म हासिल किया है तो मेरा ताल्लुक देवबंदी से, मेरा ताल्लुक अहले हदीस से, मेरा ताल्लुक अहले तशय्युअ से, मेरा ताल्लुक बरेलवी से। मैंने तो कभी ये बात ही नहीं की, लेकिन जो आलिम होंगे उनका यकीनन कोई लेबल होगा। तो अगर आपके सामने यहां पर मैं एक आलिम को दावत देता हूं और आपको पता होगा ये तो बरेलवी मसलक से हैं, तो आप में से आधे लोग कहेंगे बरेलवियों की तुम बात ही नहीं सुनते, देवबंदी, और देवबंदी तो होते नहीं सही लोग, अहले हदीस ये तो वैसी गुमराह है, शिया ये तो वैसी फारिग है। हम हर दूसरे को काफिर समझते हैं। तो इस वजह से ये कोशिश थी कि मैं आप लोगों तक बातें पहुंचाऊं और अंदर से थोड़ा सा हिलाऊं, आपको झंझोड़ूं। लेकिन उससे हुआ यह कि मैं देख रहा हूं कि 10-12 से ज्यादा लोग बयान ही नहीं सुनते। मेरे पास लॉग आ रहा होता है कि कितने लोगों ने लेक्चर सुने हैं। मैंने अब तक कुछ 6-7 तो अवेलेबल किए हैं,
10-12 से ज्यादा लोग सुन नहीं रहे होते। तो मैं आपसे दोबारा कह सकता हूं कि टाइम निकाल के सुनिएगा। उसमें आपको इख्तलाफ हो सकते हैं, जैसे भी नमाज पढ़ने गया तो एक बच्चे ने एतराज किया और उसी एतराज के बाद मैंने सोचा कि मैं एक बयान इस टॉपिक पे रिकॉर्ड कराऊंगा। एक तो फीमेल का अर्न करना और दूसरा कि क्या हम हलाल कमाते हैं, क्या हम सीए में हलाल कमाते हैं, हरामी कमाए चले जा रहे हैं। तो मैं इस पे भी इंशाल्लाह करूंगा बयान। लेकिन ये बेटा आप लोगों के लिए, वैसे तो मेरी अपनी आखिरत के लिए है, लेकिन कोशिश ये है कि इस अवाम का, इस कौम का जो इस वक्त सिर्फ पैसा कमाने पे लगी हुई, अपनी जवानी गुजार रही है पैसा कमाने के लिए, उसमें कहीं कुछ फिक्र बन पाए, ये इसलिए कोशिश है सारी। तो बयान सुन लिया करें, पब्लिसिटी करने के लिए नहीं कह रहा, आप लोगों के लिए तो कराएं। तो इसलिए बहुत कम लोगों ने सुने में बयान, आज भी मैंने अपलोड किया एक, तो सुना करें। अल्लाह हाफिज।